नमस्कार। आज 15 अगस्त है। आप सभी को पहले आज़ादी की शुभकामनाएं। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो चुके हैं और ये आज़ादी की 73वीं वर्षगांठ है। आज़ादी के जश्न में पूरा भारत डूबा हुआ है। सबने आज के समय में आज़ादी के रंग कुछ और देखा है। राष्ट्रवाद अपने चरम पर है और आज राष्ट्रवाद की परिभाषा एक रख दी गई है कि जो एक धर्म का है वही प्रमुख है। राष्ट्रवाद हम एक श्रेष्ठता की बात करता है। हमारे बीच आज उपस्थित है वीरेंद्र यादव जी, जो वरिष्ठ आलोचक हैं। सर की कई किताबें हमारे बीच आ चुकी है, वर्चस्व की सत्ता, उपन्यास और देश। और इस समय जो किताब बहुत प्रमुख रूप से चल रही है जिसका नाम है विवाद नहीं, हस्तक्षेप। सर हमें आज प्रेमचंद और कहेंगे तो राष्ट्रवाद क्या है इस विषय में बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है, यह मंच पूरी तरीके से आपका है। जो राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेमचंद ने रखी है और जो राष्ट्रवाद की परिभाषा आज चली आ रही है, इस उलझन को सुलझाने की जिम्मेदारी ये मंच बस आपको देता है। आप सभी का स्वागत है साहित्यिक बतकही पेज पर। धन्यवाद। सभी मित्रों को नमस्कार और स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। और ये उचित ही है कि जब समूचा राष्ट्र आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर स्वाधीनता आंदोलन और उसके बाद की स्थितियों और आज की स्थितियों को याद कर रहा है, तो हम प्रेमचंद के माध्यम से राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में कुछ सोचे समझे। दरअसल 1947 से लेकर के अब तक, यानी 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो एक स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों के साथ आधुनिक राष्ट्र की संकल्पना थी। वह संकल्पना किस तरह धीरे धीरे तिरोहित हो रही है और सत्ता के शीर्ष से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक विचार हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो इस समूची प्रक्रिया में आजादी से लेकर के अब तक और आजादी के पूर्व, जब स्वाधीनता आंदोलन के साथ भारत राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस दौर में एक लेखक के रूप में प्रेमचंद ने उस स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह अपनी सहभागिता की थी, अपने लेखन के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, और उस बनते हुए राष्ट्र में किस तरह से अपनी राष्ट्रीय संकल्पना, यानी कि भारत राष्ट्र किस तरह का होना चाहिए, स्वाधीनता आंदोलन की क्या अनुपस्थितियां हैं, इन सबको रेखांकित करके वो स्वाधीन राष्ट्र की एक संकल्पना प्रस्तुत कर रहे थे। मित्रों, प्रेमचंद और हमारे बीच हम सब जानते हैं कि लगभग 9 दशकों का अंतराल है। 1936 में वे नहीं रहे थे और उनका लेखन 20वीं शताब्दी के पहले दशक से शुरू होता है और ये कहा जा सकता है कि उनकी जो कहानियां थी शुरू के दौर की, वो कहानियां देश प्रेम की कहानियां थी। उस समय स्वाधीनता आंदोलन, यानी कि जिस स्वाधीनता आंदोलन का गांधी ने नेतृत्व किया था, उसका कोई स्वरूप नहीं बना था। वो तो 1.5 दशक बाद शुरू हुआ। लेकिन उस दौर में प्रेमचंद का एक कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुआ। उस कहानी संग्रह में 5 कहानियां थीं, जिनमें एक कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दूसरी शेख महमूद, इस तरह कुछ और कहानियां थीं। तो दुनिया का अनमोल रतन जो कहानी थी वो देश प्रेम की कहानी थी। स्वाधीनता आंदोलन का जो स्वरूप बाद में उभरा, तब तक वो सामने नहीं था। यानी कि
देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाला या रक्त की एक बूंद, वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। इस तरह की एक जो है भावना उस कहानी में व्यक्त की गई थी। लेकिन वो कहानी भी, यानी 1908 में जब उनका वो संग्रह प्रकाशित हुआ, हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद उस दौरान सरकारी नौकरी में थे, अध्यापक थे। तो उस कहानी संग्रह के प्रकाशित होते ही यह चर्चा हुई कि प्रेमचंद की कहानियां जो इस संग्रह की हैं, वो कहानियां अंग्रेजी राज को, ब्रिटिश राज को प्रकारांतर से प्रश्नांकित करती हैं और उनमें सेडिशन है, यानी राजद्रोह, जिसकी आजकल हम लोग बहुत चर्चा सुन रहे हैं कि इनमें सेडिशन है। तो अंग्रेज अधिकारी ने प्रेमचंद को बुलाया और उनसे उन्होंने जो है वो जो सोजे वतन की प्रतियां थी, उन प्रतियों को जब्त कर लिया, यानी अपने पास मंगवा लिया, जब्त कर लिया और कुछ प्रतियां उसकी जलाई भी गई। यानी कि शुरुआती दौर में ही प्रेमचंद को ब्रिटिश राज के को भाजन बने। अब वो जो लेखन था प्रेमचंद का और उस दौर का जो लेखन था, वो उसको हम प्रारंभिक राष्ट्रवाद, यानी कि एक आरंभिक राष्ट्रवाद के माध्यम से समझ सकते हैं। उन्हीं दिनों बंग भंग हुआ था 1905 में, और बंग भंग जो आंदोलन था, बंग भंग का जो विरोध था, भंग के विरोध में जो एक व्यापक दमन की प्रक्रिया अंग्रेजी राज द्वारा जो की गई थी, उससे देश में एक जो है अंग्रेजी राज के विरुद्ध एक वातावरण निर्मित हुआ था। प्रेमचंद उस समूचे वातावरण के दृष्टा थे और एक भविष्योन्मुखी लेखन के रूप में वो ये देख रहे थे कि आने वाला जो समय है उसमें स्वाधीनता आंदोलन, यानी कि यह तो तय हो चुका था कि अंग्रेजों से देश को मुक्त होना है, लेकिन वो देश की मुक्ति का स्वरूप क्या होगा, ये सवाल भी उमड़ने घुमड़ने लगा था प्रेमचंद के मन मस्तिष्क में, और ये लेखन द्वारा अभिव्यक्त भी हुआ। हम सोजे वतन की हम चर्चा कर रहे थे। जब सोजे वतन की जब्ती हुई तो उसके बाद प्रेमचंद के लिए ये संभव नहीं था कि अपने मूल नाम से, जिस नाम से लेखन कर रहे थे उसी नाम से लेखन करते रहते। तो उन्होंने क्योंकि उस दिनों सरकारी नौकरी में थे, तो उन्होंने प्रेमचंद नाम जो है, एक जिसे कहते हैं कि लेखकी नाम, पेन नेम, उन्होंने एक अपनाया और प्रेमचंद के नाम से उन्होंने लेखन शुरू किया। यानी कि प्रेमचंद नाम का जन्म जो है अंग्रेजों ने जो एक रोक लगाई थी सोजे वतन में, उस कारण हुआ। लेकिन उसी दौर में लगभग 10 वर्ष बाद सोवियत क्रांति हुई 1917 में। तो उस सोवियत क्रांति ने जो खुले मस्तिष्क के चिंतक थे, बौद्धिक थे, जो लेखक थे समुची दुनिया के, उन सबको सोवियत क्रांति ने प्रभावित किया था और एक नया स्वप्न, एक नए समाज की परिकल्पना सोवियत क्रांति के माध्यम से खाली मतलब समुची दुनिया के सामने उजागर हुई थी। भारत क्योंकि एक गुलाम देश था, एक पराधीन देश था, तो उस पराधीन देश में सोवियत यूनियन की क्रांति ने जो स्वतंत्र चेता बौद्धिक थे उनके बीच में एक नया उत्साह, एक नई उमंग, एक नया विमर्श भी प्रस्तुत किया। उसी के अंतर्गत प्रेमचंद ने 1919 में एक लेख लिखा, नया जमाना पुराना जमाना। उस नया जमाना पुराना जमाना में, थोड़ा लंबा लेख है, बहुत सी बातों के साथ उन्होंने यह कहा कि आने वाला जमाना मजदूरों और किसानों का होगा। यानी कि उस दौर में जब हिंदी के बहुत कम इने गिने लोग सोवियत क्रांति को लेकर के जो है इतनी अग्रगामी बात कर रहे थे कि आने वाला जमाना मजदूरों किसानों का होगा, उस समय प्रेमचंद ने उस लेख के माध्यम से अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति की।
और इसके थोड़ा पूर्व यानी सोवियत क्रांति 17 में हुई, 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ में सम्मेलन हुआ, गांधी का पदार्पण हुआ, और इसके बीच 1885 में जो कांग्रेस की निर्मित हुई, 1885 से फिर गांधी के पदार्पण के बीच से लेकर के तिलक और गोखले की नरम गरम धारा ये कांग्रेस के बीच में रही। गांधी की उपस्थिति के साथ स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई करवट लेनी शुरू की, और उस नई करवट में यह था कि इस देश को जो है अंग्रेजों से मुक्त होना है। वो आजादी का क्या स्वरूप होगा, वो सीमित आजादी होगी या पूर्ण स्वराज होगा, इसका खाका बहुत स्पष्ट नहीं था। लेकिन उसी दौर में प्रेमचंद का एक उपन्यास आया 1921 में, प्रेमाश्रम। तो प्रेमाश्रम उपन्यास यानी कि 1919 में अवध में किसान आंदोलन चल रहा था, और वो किसान आंदोलन यानी कि गांधी और कांग्रेस का आह्वान था कि स्वाधीनता आंदोलन में सब शामिल हो, यानी सब का मतलब जमींदार भी हो, वकील भी हो, मध्य वर्ग भी हो, और किसान मजदूर सब शामिल हो। इस बात का आह्वान था, और उचित ही आह्वान था कि एक देश को स्वाधीन बनाने के लिए समाज के सारे संवर्गों के लोग उसमें शामिल हो। प्रेमचंद ने उस दौर में जो प्रेमाश्रम उपन्यास लिखा, यानी कि उस समय अवध में किसान आंदोलन चल रहा था। उस किसान आंदोलन जब जारी था, उसी समय किसानों की स्थितियां, किसानों की दुर्दशा और पर केंद्रित करके उन्होंने प्रेमाश्रम उपन्यास। तो उस उपन्यास का महत्व यह था कि भारतीय समाज के अंतर्विरोध, भारतीय किसान के अंतर्विरोध उजागर हुए। यानी कि जो एक विमर्श आजादी के आंदोलन शुरुआती दौर में जो पेश किया जा रहा था, अंग्रेज बनाम हिंदुस्तानी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद बनाम स्वाधीनता, तो यह जो एक विमर्श था कि अंग्रेज बनाम हिंदुस्तानी, यह प्रेमाश्रम में जब उन्होंने श्रमशील किसान, और उन किसानों में भी उन्होंने जिनकी एक शोषण गाथा लिखी, जिन पर चाहे नजराना हो, चाहे लगान वृद्धि हो, या दूसरे स्थितियां हो, जिनके कारण जो है वो दुर्वस्था को प्राप्त हुए थे, तो वो किसान, अधिकतर वो किसान थे जो हल की मूठ पकड़कर स्वयं खेती करते थे। यानी कि वो एक जिसे कहा जाए कि बहुत खाया पिया घाया, बड़ा संपन्न किसान वर्ग नहीं था, मेहनत कश किसान वर्ग था। और ये माना जा सकता है कि वो जो शूद्र समाज था, जो भारतीय समाज के जाति क्रम के जो निचले पाए के लोग थे, जो मेहनत कश थे, जो स्वयं खेती के काम में लगते थे, उनकी विपदा को, उनके दुख दर्द को, उनके कष्टों को उजागर किया। और वो करते हुए जो अधिक महत्वपूर्ण बात है कि जमींदार और किसान के अंतर विरोध उजागर हुए। जो गांधी का आंदोलन था, स्वाधीनता का आंदोलन था, स्वाधीनता का आंदोलन इन अंतर विरोधों से बचना चाहता था। यानी कि स्वाधीनता के आंदोलन में इन किसानों को, यानी वो चाहे भूमिहीन किसान हो या छोटी जोत के किसान हो, उस छोटी जोत के किसान की मांग या उसकी स्थिति जो है उसमें शामिल करने से बचा जाता था। कारण ये कि जब जमींदार और उस किसान के बीच में अंतर्विरोध होंगे तो कुछ कठिनाइयां पैदा होंगी। ये गांधी और जो स्वाधीनता आंदोलन में जिनकी नेतृत्वकारी भूमिका थी, उनकी यह सोच थी कि स्वाधीनता आंदोलन, स्वाधीनता हमारे देश की पहली प्राथमिकता है, और जो ऐसे आंदोलन हो जो उस स्वाधीनता आंदोलन में दरार पैदा करने वाले हों या उसके बीच के कुछ अंतर्विरोधों को उजागर करते हैं, फिलहाल जो है उनको जो है दर्श ओझल रखा जाए, ये था। तो प्रेमचंद ने जो अपने लेखन के माध्यम से ये किया, यानी कि जो स्वाधीनता आंदोलन की अनुपस्थितियां थी, स्वाधीनता आंदोलन यानी कि स्वाधीनता आंदोलन में नेतृत्व ये स्वीकार करना चाहिए कि उस समय का जो एक मध्य वर्ग था, उस समय उस मध्य वर्ग में वकील भी शामिल थे, उस समय में जमींदार भी शामिल थे, जमींदार भी स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो रहे थे, जेल भी जा रहे थे,
गोदान के राय साहब, या इस तरह के जो बहुत से पात्र हैं, खन्ना जो मिल मालिक है गोदान का, वह भी जेल के। तो यानी कि एक पूंजीपति भी जेल जा रहा था, जमींदार भी जेल जा रहा था। और ये लेकिन उस आंदोलन के साथ सहभागिता के बावजूद जो भारतीय समाज का जो निम्न वर्ग था, वो उस निम्न वर्ग में या हाशिए का समाज था या जो मेहनत कश वर्ग था, वो किसान है, स्त्री है, दलित है, वो उसमें केंद्रीय भूमिका में नहीं शामिल था, यानी नियामक भूमिका में नहीं शामिल था। यानी नियामक भूमिका भारतीय समाज के जो उच्च पदस्थ लोग, उच्च वर्णीय लोग, उच्च समाज के लोग थे, स्वाधीनता आंदोलन में नियामक भूमिका उन लोगों की थी। प्रेमचंद ने यानी कि उस स्वाधीनता आंदोलन में गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए, उस स्वाधीनता आंदोलन के एक लेखक के रूप में सहभागी होते हुए भी उन्होंने जो स्वाधीनता आंदोलन की अनुपस्थितियां थीं उसको अपने लेखन के माध्यम से उजागर किया। यानी कि प्रेमाश्रम का हमने उदाहरण दिया, उनकी कई कहानियां हैं। और ये तो जो राष्ट्रवाद का जो स्वरूप है, यानी कि भारत राष्ट्र कैसा हो, तो भारत स्वाधीन हो इतना ही आवश्यक नहीं था, इतना ही जरूरी नहीं था। जरूरी यह भी था कि वह स्वाधीनता भारत के सारे वर्गों। तो यह जब उनके लेखन के माध्यम से यह बात जब उजागर हो रही थी, तो प्रेमचंद के सामने जहां एक और सोवियत क्रांति थी, वहीं दूसरी ओर नाजी वाद का जो उभार था, फांसीवाद का जो उभार था इटली में, जर्मनी में, इन सब पर भी उनकी नजर थी। अगर प्रेमचंद की टिप्पणियों को आप देखें तो प्रेमचंद अपनी टिप्पणियों के माध्यम से नाजीवाद का जो एक नस्ली दृष्टिकोण था उसको उजागर कर रहे थे। फांसीवाद का जो एक जो है सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण था उसको भी अपने टिप्पणियों में, संपादकीय टिप्पणियां, यानी कि उस दौरान वो जागरण साप्ताहिक का संपादन कर रहे थे उसके, और उसी दौरान उन्होंने हंस का संपादन किया। तो उनकी टिप्पणियों, उनके लेखों के माध्यम से इसको उजागर कर रहे थे। सोचने की बात यह है कि जिन दिनों प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित होते हुए राष्ट्रवाद की या स्वाधीनता आंदोलन की इन अनुपस्थितियों को उजागर कर रहे थे, उसी समय उन्हीं के समानांतर हिंदी के जो दूसरे कुछ बड़े लेखक थे, उनके लेखन के माध्यम से भी हमें समझना चाहिए कि राष्ट्रवाद का या स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने का कौन सा स्वरूप उभर रहा था। यानी कि जो एक देश की जो कल्पना थी, जो राष्ट्र की परिकल्पना थी, उसके मूल में वो क्या सोच रहे थे। तो पहला नाम यानी 1910 या 12 में मैथिली शरण गुप्त का काव्य संग्रह भारत भारती 1912 में संभवतः भारत भारती का प्रकाशन हुआ। तो भारत भारती जो है वो देश प्रेम से ओतप्रोत रचना थी, लेकिन वो अतीतोन्मुखी, यानी कि भारत का जो अतीत था, जिसे एक कल्पित स्वर्णिम अतीत भी के रूप में चित्रित किया गया था, उस कल्पित स्वर्णिम अतीत में एक जो हिंदू, यानी कि जो एक हिंदू मन था, हिंदू मस्तिष्क था, उस हिंदू मन मस्तिष्क की केंद्रीयता भारत भारती के में मैथिली शरण गुप्त के उस काव्य संग्रह में थी। और उसके माध्यम से उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से, यानी कि मुगल जो शासन था, उस मुगल शासन की आलोचना करते हुए अंग्रेज शासन, यानी अंग्रेजी शासन की, ब्रिटिश शासन की उन्होंने प्रशंसा की। प्रशंसा ये की कि यवनों की गुलामी से ब्रिटिश राज ने हमको मुक्त किया, यह अवधारणा थी। तो एक वो गड्ढमड अवधारणा थी, यानी कि भारत देश की मुक्ति की कामना तो थी, लेकिन भारत देश की मुक्ति की कामना में एक जो हिंदू अतीत था, उस हिंदू अतीत को स्थापित करने की एक सोच भी उसमें शामिल थी। और किस तरह से हिंदू व्यवस्था, हिंदुत्व या वर्णाश्रम व्यवस्था का किस तरह से पराभव हुआ, यह भी उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा। उसी दौर में भारतेंदु,
भारतेंदु की रचनाओं को देखें तो भारतेंदु ने भी अपनी कुछ रचनाओं में एक जिसे कहा जाए कि अंग्रेजों ने हमें यवनों से मुक्ति दिलाई, इस तरह का भाव है। भारतेंदु में मिला जुला भाव है, कोई दूसरी तरह की भी चीजें मिल जाएंगी और वो भी मिल जाएगा। तो तात्पर्य कहने का ये कि एक तरफ प्रेमचंद या चिंतक के रूप में राधा मोहन गोकुल जी और कुछ दूसरे लोग जो हैं एक प्रगतिशील आधुनिक दृष्टि के सृजन करता थे, और तो दूसरी तरफ हिंदी में ही मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु या जो और कई नाम हैं, यानी उस दौर में जो पत्रिकाएं छपती थी, एक हिंदू पंच पत्रिका छपती थी, वो बहुत ही जिसे कहा जाए कि हिंदू सांप्रदायिकता का प्रचार करने वाली थी। और यानी कि आज जब हम इस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भों के साथ बात कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा कोई आसमान से टपकी कोई धारा नहीं है कि एकदम से 2014 में आ गई या ये आ गई, ऐसा नहीं है। इसकी एक अंतर्धारा लगातार उपस्थित थी, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वो एक जिसे कहा जाए कि उसकी मुख्य भूमिका नहीं थी, वो हाशिए पर थी। तो हाशिए का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था जिसकी एक अंतर्धारा उपस्थित थी, यानी हिंदू पंच का मैंने नाम लिया, कल्याण पत्रिका, कल्याण मासिक निकलता था, वो भी जिस हिंदू मानस को बनाता था। तो यानी कि जो एक हिंदुस्तान का जो एक विमर्श था, ये उस समय चल रहा था। और प्रेमचंद इसके विरुद्ध जिसे कहा जाए कि एक अभियान सरीका छेड़े हुए थे। यानी कि आज हम 2023 में ये बात कर रहे हैं, और अगर हम 2024 के हम प्रेमचंद को लेखन को देखें, यानी 100 वर्ष पूर्व के प्रेमचंद को लेखन को अगर हम देखें, तो उनके समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती थी, यानी वो ये कह रहे थे कि स्वाधीनता आंदोलन के समक्ष या स्वराज के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है ये हिंदू मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक तनाव, हिंदू मुस्लिम भेदभाव। और अगर ये हिंदू मुस्लिम भेदभाव या सांप्रदायिक तनाव कायम रहा, यानी कि उन्होंने 1924 में एक लेख लिखा था, मनुष्यता का अकाल। यानी उन्होंने कहा था कि आज जरूरत इस बात की है कि सहिष्णु हिंदू नेताओं की आवश्यकता है, लेकिन हमारे इस दौर के जो हिंदू समाज का जो नेतृत्व है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। ये वो इसलिए कह रहे थे कि उसी दौरान जो है इस्लाम के विरुद्ध दुष्प्रचार करने वाले कई पैगंबर मोहम्मद के विरुद्ध और 3-4 किताबें प्रकाशित हुई थी, और उससे बड़ा वातावरण बहुत विषाक्त हुआ था। और इसके प्रत्युत्तर में या समानांतर रूप से मुस्लिम जो कट्टर धर्मावलंबी थे वो भी इसी तरह का कर रहे थे। तो इन दोनों के बीच में जो आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई यह जो स्थिति है, तो हमें स्वराज का तो फातिहा पढ़ देना चाहिए, हमें पहले इस स्थिति से निपटना चाहिए। तो एक योद्धा की तरह देखिए, जो उनकी राष्ट्रवाद की परिकल्पना थी वो संकीर्ण परिकल्पना नहीं थी, वो आधुनिक राष्ट्र की परिकल्पना थी, जिसमें एक तरफ नाजीवाद का भी विरोध था, फांसीवाद का भी विरोध था, जिसमें सोवियत क्रांति की प्रेरणा थी। तो उसमें उस समय एक योद्धा की तरह उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, जैसे करबला नाटक लिखा। तो करबला नाटक उन्होंने इसीलिए लिखा कि एक दोनों के बीच में, यानी कि हिंदू मुसलमान के बीच में एक धार्मिक और सांस्कृतिक समझ पैदा करने के लिए कि धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो है इंसान का भेद करना ये हमारे देश की आजादी के अनुकूल नहीं है। उस दौरान अगर हम प्रेमचंद की जो टिप्पणियां संग्रहित हैं विभूति प्रसंग में और दूसरे कुछ पुस्तकों में, तो कम से कम 50 टिप्पणियां ऐसी हैं जो सांप्रदायिकता के मुद्दे पर प्रेमचंद ने लिखी। तो आखिर प्रेमचंद हिंदू मुस्लिम अलगाव को, हिंदू मुस्लिम के बीच में या जो फांक थी, इसको लेकर के क्यों चिंतित थे? उसी दौरान यानी उससे थोड़े बाद आचार्य चतुर्सेन जो हिंदी के लेखक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इस्लाम का विश्व वृक्ष। तो इस्लाम का विश्व वृक्ष
में टिप्पणी करते हुए उन्होंने आचार्य चतुर्सेन को फटकार लगाई कि इस तरह की द्रोह भरी रचनाएं लिख करके आप भारतीय स्वाधीनता के आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं, आप बचिए इससे। तो प्रेमचंद जो है, यानी कि हमने पहले बताया कि किसानों को, मतलब मेहनत कश किसानों और खेतीहर मजदूर या छोटी जोत के किसानों को लेकर के प्रेमाश्रम आंदोलन में केंद्रितता प्रदान कर रहे थे, और अपने इन लेखों के द्वारा, करबला नाटक के द्वारा और इनके द्वारा अल्पसंख्यकों को जो है, और बहुत सी उनकी कहानियां हैं, और उनका उपन्यास बाद में जो 1932-33 में आया कर्मभूमि में स्वाधीनता आंदोलन में वो बाकायदे, यानी कि देखिए बहुत जानकारी नहीं है, बहुत चर्चा नहीं होती है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अल्पसंख्यकों का कितना योगदान रहा। अल्पसंख्यक की जब चर्चा होती है तो वो मुस्लिम अलगाववाद से जोड़ दिया जाता है कि उर्दू, पाकिस्तान, अलगाववाद, इसके साथ अल्पसंख्यक की छवि गढ़ दी जाती है, बना करके पेश कर दी जाती है। प्रेमचंद ने इस छवि को खंडित करते हुए अपने कथात्मक लेखन में भी, अपने वैचारिक लेखन में भी जो है ये अल्पसंख्यकों की भारतीय समाज की में जो एक सामाजिक और संश्लिष्ट उपस्थिति है उसको उजागर किया। अभी जो मैं कर्मभूमि की बात कर रहा था, तो कर्मभूमि में उन्होंने सलीम पात्र गढ़ा, यानी कि सलीम जो है सरकारी नौकरी में है, जेलर है, पुलिस के उसमें है, और वो जो है धीरे धीरे उसको व्यक्तांतरण होता है कि वो जो है आजादी के आंदोलन में शामिल हो जाता है और वो जेल जाता है। वहीं अमर जो उसका दोस्त है, वो स्वाधीनता आंदोलन से अलग होकर रह करके एक दूसरी भूमिका में रहता है। यानी कि सलीम जैसे पात्र के सृजन के माध्यम से प्रेमचंद भारतीय समाज के उस विलगाव को दूर करना चाहते थे जो कि हिंदुस्तान के विमर्श द्वारा जो है गढ़ा जा रहा था। यही कारण है कि प्रेमचंद उस दौर में कोपभाजन भी हुए, यानी प्रेमचंद को हिंदू द्रोही, ब्राह्मण द्रोही, घृणा के प्रचारक तक कहा गया। आखिर क्या बात थी कि हिंदी के एक लेखक को ब्राह्मण द्रोही, हिंदू द्रोही, घृणा का प्रचारक कहा जा रहा है, और प्रेमचंद जो है उसका तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे हैं, उसका तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे हैं कि भाई अगर भारतीय समाज का जो वर्णाश्रमी विभाजन है, उस वर्णाश्रमी विभाजन अगर कायम रहता है तो इस स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो है जो सामाजिक असमानता है, सामाजिक असमानता और स्वराज का आंदोलन ये साथ साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा इनके बीच में विलगाव की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। इसलिए काशी का जो वर्णाश्रम संघ था, उस वर्णाश्रम संघ ने जो गांधी को काले झंडे दिखाया था, जिसने काशी में, प्रेमचंद ने काशी के ही मूल निवासी थे, काशी में रहते हुए ही जिस तरह से पंडों को, पुरोहितों को और हिंदुत्व के जो एक अंधविश्वास और इस तरह के सारे जो एक धार्मिक कर्मकांड हैं उसके विरुद्ध उन्होंने हस्तक्षेप किया और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा। राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हुए प्रेमचंद का वो लेख कि क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, ये लेख प्रेमचंद ने 1934 में लिखा था। और इस लेख में बड़ा लेख है, लेकिन उसकी मूल स्थापना है कि राष्ट्रवाद की पहली शर्त है वर्ण व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना चाहिए। यानी कि वर्ण व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का एक आह्वान उन्होंने उसमें किया। इसी कारण था कि जो हिंदुत्ववादी शक्तियां थी या वर्णाश्रम में जो उच्च वर्णों के जो लोग थे वो लगातार उनका विरोध कर रहे थे ये इन सारी स्थितियों में। और प्रेमचंद जो है अपने वैचारिक दृढ़ता के साथ जो है आधुनिक राष्ट्र की संकल्पना के साथ जुड़ करके इस बात को जोर शोर से कर रहे थे कि हमारा जो राष्ट्र होगा
वो समता पर आधारित होगा, समानता पर आधारित होगा, उसमें न कोई जन्म से ब्राह्मण होगा न जन्म से कोई दलित होगा, उसमें सभी दलित होंगे या सभी ब्राह्मण। इस तरह की एक बड़ी, एक जिसे कहा जाए कि हस्तक्षेपकारी बातें उन्होंने उसमें उसमें की। उस क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, उस लेख की चर्चा कम होती है। तो अब यानी किसान के साथ और फिर दलित, यानी कि एक दलित, देखिए उस समय बाबा साहब अंबेडकर जो है महाराष्ट्र में जो है उनकी उपस्थिति हो गई थी और दलित आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और हिंदू धर्म की जो वर्णाश्रम व्यवस्था था उसका क्रिटिक पेश कर रहे थे हिंदी में। यानी कि 1927 में तालाब से पानी लेने का आंदोलन जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में किया था। प्रेमचंद ने उसी दौर में 1927 में उसी वर्ष मंदिर कहानी लिखी थी। तो तालाब से पानी लेने का आंदोलन या मंदिर प्रवेश का आंदोलन, ये यानी कि जो दलितों को के दमन के ये उपाय थे कि कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, तालाब से पानी नहीं लेने देंगे, उन मार्गों से दलित नहीं जा सकते। तो अंबेडकर ने इन सारी चीजों को तोड़ने के लिए आंदोलन किए थे। प्रेमचंद ने उसी दौर में मंदिर सरी की कहानी लिखी। वो मंदिर कहानी जो है उसको मंदिर प्रवेश की कहानी के रूप में नहीं ग्रहण करना चाहिए। उस कहानी को, यानी कि एक उस कहानी की जो पात्र है सुखिया के माध्यम से जो प्रेमचंद जो बातें कहलाते हैं, यानी कि धर्म के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध, यानी जब उसे मंदिर में प्रवेश, उसका बच्चा बीमार है, जब उसको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, जब उसे रोका जाता है, तो वो कहती है कि तुम रखे रहो अपने भगवान को अपने घर में, नहीं आऊंगी यहाँ। यानी कि एक ग्रामीण दलित स्त्री के द्वारा जो फटकार उन्होंने जो है पुरोहित को सुनाई है उस कहानी के माध्यम से, महत्वपूर्ण ये है कि यानी कि यह जो चेतना, यानी कि धर्म के, यानी कि मंदिर प्रवेश का एक जिसे कहा जाए कि एक मनोदशा है, एक उस मनोदशा में कि भाई बीमार बच्चा है और भगवान की पूजा अर्चना करके शायद ठीक हो जाए, लेकिन उसको रोके जाने पर जो उसका आक्रोश है, तो प्रेमचंद ने 1927 में उस कहानी के माध्यम से ये आक्रोश व्यक्त है। तात्पर्य कहने का मैं कहना यह चाहता हूं कि राजनीतिक स्तर पर अंबेडकर जिस भूमिका का निर्वाह कर रहे थे, एक लेखक के रूप में, एक हिंदी लेखक के रूप में प्रेमचंद जो है अपनी सोच में समाज का जो एक जिस वर्ग को निम्न स्तर पर और हाशिए पर ढकेल दिया गया था, उसकी व्यथा कथा और उसके आक्रोश को व्यक्त कर रहे थे। और प्रेम यानी कि दलित आक्रोश, ये माना जा सकता है कि जिस दौर में कम से कम उत्तर भारत में एक वास्तविकता नहीं था, उस दौर में दलित प्रतिरोध को प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से दर्ज किया। यानी कायाकल्प का जो चौधरी है, वो जो दलितों के पूरे समूह के साथ उसे बेगार ली जाती है, उसे घास कटवाई जाती है और दिन भर उससे काम कराया जाता है, लेकिन उसने फिर काम करने से इनकार कर देता है और कहता है कि भाई भूखे बिना खाए पिए हम लोग काम नहीं करेंगे। तो वहां जो जमींदार है वो कहता है अभी तक तो ऐसा ही होता आया है। तो चौधरी, दलितों का जो चौधरी था, उसने कहा कि अब तक सहा है, अब नहीं सहेंगे। अब आप सोचें कि कायाकल्प उपन्यास में प्रेमचंद ये कहला सके कि अब तक सहा है, अब नहीं सहेंगे। या भाई जो गोदान उपन्यास है, आप सभी को उसका प्रसंग, सिलिया माता दीन का प्रसंग, यानी कि जिस तरह से यानी कि सिलिया का पिता हरखू जिस तरह कहता है कि भाई तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते मुझे, लेकिन हम तुम्हें दलित बना सकते हैं। अगर ये पूरा धर्म जो है खान पान पर आधारित है तो हम तुम्हारे मुंह में हड्डी डाल के तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर। यानी कि एक पूरा दृश्य है, गांव का एक दृश्य जिसमें कि दलित संगठित होकर के जाते हैं और माता दीन के मुंह में, ब्राह्मण माता दीन शुक्ल के मुंह में वो हड्डी डालते हैं। तो यह एक प्रतिरोध जो है उन्होंने दर्ज किया। और दूसरा देखिए,
प्रेमचंद के लेखन का संश्लिष्ट पाठ किया जाना चाहिए। यानी जैसे ठाकुर का कुआं कहानी है, ठाकुर का कुआं कहानी में यानी कि ठाकुर के कुएं से यानी कि वर्णाश्रम व्यवस्था के जो उच्च पाए के जो लोग हैं वो अपने कुओं से दलितों को पानी लेने की अनुमति नहीं देते थे, वहां उसको रोक करते थे। इसी की कहानी है कि वो जो खूब बीमार है और उस साफ पानी लेने के लिए वो कुएं से जाती है रात में। लेकिन उसके बाद जो ये ठाकुर का कुआं में जो वो दलित है स्त्री है जो वो टिप्पणी करती है, यानी कि सारी जातियों मतलब कि ब्राह्मण के बारे में करती है, ठाकुर के बारे में करती है, वैश्य के बारे में करती है कि कितने पाखंडी हैं ये, यानी कि उनका जो एक शोषक स्वरूप है वो शोषक स्वरूप जो है उजागर होता है। तो सिर्फ पानी न मिल पाने की एक त्रासदी नहीं है, वो ये है कि वो समाज कैसा है जो वंचित कर रहा है समाज के मेहनतकश वर्ग को, हाशिए के समाज को और निम्न वर्ण के लोगों को जो वंचित कर रहा है, खुद वो कैसा समाज है। इसकी टिप्पणी भी वो जो है उस कहानी की जो है दलित पात्र के द्वारा प्रेमचंद करते हैं। तो प्रेमचंद का दूसरा ये देखिए, हम राष्ट्रवाद के संदर्भ में ये सारी बात कर रहे हैं, तो जो स्वाधीनता आंदोलन था उस स्वाधीनता आंदोलन में किन लोगों के द्वारा प्रेमचंद ने प्रश्नांकित किया कि अपने किन पात्रों द्वारा प्रश्नांकित किया, यह एक विचारणीय बात है। यानी कि गबन कहानी में, अब गबन उपन्यास में जो देवीदीन दलित है तो देवीदीन दलित जिसके 2 बेटे शहीद हो गए पिकेटिंग में, पुलिस की मार से मारे गए और वो शहीद हो गए, तो उसके बाद यानी उनकी लाशें गंगा में बहाने के बाद वो वापस आता है और फिर पिकेटिंग में शामिल होता है और ये सवाल करता है कि जब देश आजाद होगा तो आजादी के बाद जो है तुम लोग भी उसी तरह मजे में मोटरों पर घूमोगे, बंगलों में रहोगे और क्या। यानी कि स्वाधीनता आंदोलन का ठीक जो है प्रेमचंद एक दलित पात्र के द्वारा कहलाते हैं। तो प्रेमचंद की राष्ट्रवाद की संकल्पना को समझने के लिए कि यानी कि राष्ट्रवाद को संपूर्णता प्रदान करने के लिए वो एक समूचा जो एक जन था, यानी कि भारतीय समाज के जो, यानी कि देखिए बहुत बाद में जब इतिहास के जो नए विमर्श आए तो उसमें जैसे पार्था चटर्जी की किताब आई फ्रेगमेंट्स ऑफ द नेशन, कुछ और किताबें आई हुज इंडिया, या इनमें सवाल उठाया गया कि ये राष्ट्र किसका राष्ट्र है, इस राष्ट्र में दलितों की क्या स्थिति है, इस राष्ट्र में स्त्रियों की क्या स्थिति है, इस राष्ट्र में किसानों की क्या स्थिति है, स्वाधीनता आंदोलन में क्या स्थिति है। ये सारी राइटिंग जो है जो अंग्रेजी के बौद्धिकों ने लिखी, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। ये स्वाधीनता के बाद के वर्षों में जब एक नए विमर्श समाजशास्त्र की, इतिहास की विभिन्न धाराओं में जब नए विमर्श की आमद हुई, चाहे वो सबाल्टर्न हो या दूसरे तरह की सोच हो, तब इसमें सोच विचार शुरू हुआ। मेरा कहना यह है कि अगर हम प्रेमचंद को ध्यान से पढ़ें तो ये सारे विमर्श अपने बीज रूप में प्रेमचंद के लेखन में किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। तो अच्छा, दूसरा ये है कि आज स्वाधीनता के इतने वर्षों के बाद जब नए विमर्शों की आमद हुई है, चाहे दलित विमर्श हो, चाहे स्त्री विमर्श हो या आदिवासी विमर्श हो, इन सारे विमर्शों के माध्यम से हम अपने जो है पूर्व के महत्वपूर्ण और महान लेखकों पर एक जिसे कहा जाए पुनरावलोकन करते हैं। तो उनका जब हम पुनरावलोकन करते हैं तो कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि किसी की मूर्त बनाई जाए, किसी की मूर्त गढ़ी जाए, लेकिन यह है कि सवाल जो उठाए जाएं, सवालों का परिप्रेक्ष्य उजागर हो। यानी कि अब स्त्री दृष्टि से प्रेमचंद को खारिज करने के कुछ प्रयास हुए हैं, दलित दृष्टि से यानी कि जो है सामंत का मुंशी तक उनको कहा गया, या एक कहानी के माध्यम से यानी कफन कहानी के माध्यम से कुछ सवाल उठाए गए, सवाल उठाए जाने चाहिए। लेकिन सवालों को भाई प्रेमचंद की कफन कहानी ये जो है, तो कफन कहानी के बीच में
जो प्रेमचंद ने जो टिप्पणियां की हैं, यानी वो कहानी को समझने में मददगार होती है। यानी कि प्रेमचंद की उस कहानी को समझा नहीं जा सकता या यदि उन टिप्पणियों को दृष्टिगत न रखा जाए, तो एक जिसे कहा जाए कि मनोगत निष्कर्षों पर जो है पहुंचने से बचा जाना चाहिए। अब प्रेमचंद को स्त्री विमर्शकार उनकी कहानी बड़े घर की बेटी की तो चर्चा करते हैं। यानी बड़े घर की बेटी 1910 में लिखी गई कहानी थी। जब उन्होंने प्रेमचंद साहित्यिक नाम अपनाया तो उस नाम से लिखी जाने वाली वो पहली कहानी थी, हिंदी की वो पहली कहानी थी जो बड़े घर की बेटी लिखी। जाहिर है कि वो परिवार व्यवस्था और ये जो एक के पक्ष में लिखी गई कहानी थी, परिवार को बरकरार रखने के लिए कहानी थी, उसको हम परिवार का क्रिटिक के रूप में हम नहीं मान सकते। लेकिन उसके बाद यानी 1910 में वो कहानी लिखी गई और 30 के दशक में जो उन्होंने कहानी बेटों वाली विधवा लिखी, उस बेटों वाली विधवा में उन्होंने मनुस्मृति को प्रश्नांकित किया। वो सवाल ये करती है कि उस कहानी में जो एक बड़े परिवार की स्त्री है, विधवा हो जाती है, तो उसका बेटा उसे वंचित करता है उसके अधिकारों से। तो वो पूछती है ये कानून किसने बनाया? तो बेटा कहता है मनु ने बनाया, यानी नाम उसमें है बाकायदे मनु ने कहा। वो कहती है कि आग लगे ऐसे कानून में। अब सवाल ये है कि बेटों वाली विधवा कहानी में आग लगे ऐसे कानून में मनुस्मृति इन सारे सवालों को करती है। तो बड़े घर की बेटी की अगर चर्चा की जाए तो उसके साथ साथ यानी कि यह है कि एक शुरुआती दौर में प्रेमचंद ने बड़े घर की बेटी लिखी, लेकिन बाद में जो उनकी कहानियां हैं, शांति कहानी हो या दूसरी कहानियां हो या बेटों वाली विधवा कहानी हो, उस के कहानी से स्त्री का कौन सा रूप उजागर। और गबन उपन्यास में भी यानी परिवार के बारे में उन्होंने कहा कि भाई अगर जो है आपके पति ने कोई संपत्ति आपके नाम आपके लिए नहीं बनाई है तो स्त्री के से उद्बोधन है तो वंचित रह जाएंगे। तो सवाल उन्होंने कहा ये एक परिवार यानी कि जो एक संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार किस तरह स्त्री के शोषण का शिकार होती है, इसकी इबारत मुंशी प्रेमचंद की कई कहानियों और कई उपन्यासों में मिल जाती है। और यह कारण नहीं है कि प्रेमचंद के स्त्री पात्र, वो चाहे कहानियों को ले लें आप या गोदान के ही ले लें, कि धनिया जैसा पात्र, धनिया भी आजादी के सवाल को उठा करती है कि जो गांव के जो मानिंद लोग हैं उनसे कहती है कि भाई सुराज मिलेगा न्याय से, सुराज इस तरह से नहीं मिलेगा। तो अब सवाल है कि धनिया ये सवाल उठाती है या आहुति की जो स्त्री केंद्रीय स्त्री पात्र है वो सवाल उठाती है। तो स्त्रियों के माध्यम से ये सारे प्रश्न जो है प्रेमचंद ने उठाए। ये जब सारे प्रेमचंद जो है ये सारे सवाल सारी चीजें उपस्थित कर रहे थे, तो मैंने जैसा पहले कहा कि स्वाधीनता आंदोलन की अनुपस्थितियों को उपस्थित करके वो राष्ट्रवाद की परिकल्पना को पूर्णता प्रदान कर रहे थे। संकीर्ण राष्ट्रवाद की अवधारणा को वो जो है खंडित कर रहे थे। संकीर्ण राष्ट्रवाद की अवधारणा के बरक्स आधुनिक राष्ट्रवाद की अवधारणा वो पेश कर रहे थे। तो आज जब हम प्रेमचंद को याद कर रहे हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भों में याद कर रहे हैं, तो हमें प्रेमचंद के उस लेखन, देखिए अक्सर ये होता है कि भाई कुछ नाम बड़े नाम होते हैं, जैसे राजनीति में गांधी एक बड़ा नाम है, अंबेडकर एक बड़े नाम है, साहित्य में प्रेमचंद एक बड़े नाम है। तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि प्रेमचंद को नकार करके, गांधी को नकार करके या अंबेडकर को नकार करके साहित्य की चर्चा की जाए या राजनीति की चर्चा की जाए या एक जनतंत्र की संकल्पना की जाए। तो होता क्या है, गांधी को उनके संदर्भों से च्युत कर दीजिए, गांधी को डिकॉन्टेक्चुअलाइज कर दीजिए और उनपे जो है उनकी मूर्त बड़ी बड़ी बनाइए। अंबेडकर को भी संदर्भों से हटा दे, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को कभी मत याद कीजिए, लेकिन अंबेडकर की बड़ी बड़ी मूर्त बनाइए।
और उनके स्मारक बने, उन पे माला फूल चढ़े और गाजे बाजे के साथ उनकी जन्मतिथि मनाई जाए, लेकिन उनका जो लेखन है, उनके लेखन की जो धार है, उस लेखन की धार पर कभी चर्चा नहीं की जाए। यही हालत प्रेमचंद के साथ, यानी कि ये कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पैरोकार पत्रिका पांचजन्य है, उस पांचजन्य ने अभी कुछ वर्ष पहले प्रेमचंद पर पूरा एक विशेषांक प्रकाशित किया। उसके मुख्य पृष्ठ पर प्रेमचंद का चित्र था। अब यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि कभी हंस के मुख पृष्ठ पर प्रेमचंद ने, यानी प्रेमचंद को दलित विरोधी इस समय सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रेमचंद ने अपनी पत्रिका हंस के मुख पृष्ठ पर बाबा साहब अंबेडकर का चित्र प्रकाशित किया और उसके नीचे जो इबारत लिखी थी वो बाबा साहब को महामानव के रूप में प्रतिष्ठित करती थी। वो संदर्भ था 1934 में जो गांधी का अनशन था और उस समय गांधी केंद्रिता में थे और अंबेडकर और गांधी से एक वैचारिक असहमति या वैचारिक मुठभेड़ का जो समय था, उस समय प्रेमचंद ने जो है मुख्य पृष्ठ पर उनको प्रकाशित किया। अब आज के बरक्स देखें कि पांचजन्य जो है प्रेमचंद को अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित कर रहा है, लेकिन जो लेख छाप रहा है प्रेमचंद के बारे में, जो बातें वहां लिखी जा रही हैं, वो प्रेमचंद को एक सीमित राष्ट्रवाद की सीमित अवधारणा में उन्हें कैद किया जा रहा है। नए नए तथ्य तलाशे जा रहे हैं। अब प्रेमचंद के एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विशेषज्ञ हैं कमल किशोर गोयनका, उन्होंने पिछले वर्ष एक लेख लिखा कि प्रेमचंद गाय पालते थे। अब सवाल यह है कि पालते होंगे, तो अगर प्रेमचंद गाय पालते थे तो इस समय जो गोहत्या का या गोरक्षा का जो विमर्श है वो कहीं गोरक्षा से, गाय से, ये अब यह करते हुए प्रेमचंद के उस लेखन को नहीं याद किया जाता कि जो खान पान के बारे में और यानी कि जो गोरक्षा के बारे में या गौ के बारे में या गाय के बारे में जो उन्होंने धारणा अभिव्यक्त की है कि यानी कि यह तो अलग अलग खान पान का मसला है। अगर कोई गरीब जो है, अगर गरीब मुसलमान गोमांस खाता है, गाय खाता है, तो वो वही उसको उपलब्ध है, ये खाता है, या उसकी एक जो है आदत है। तो इससे वो तो प्रेमचंद ने बहुत सी ऐसा लेके, तो कहने तात्पर्य कहने का यह है कि प्रेमचंद की चर्चा तो हो, लेकिन कि प्रेमचंद की चर्चा सही संदर्भों में ना हो। तो आज जब हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद के राष्ट्रवाद की, तो यह यात्रा प्रेमचंद की, यानी कि जो राष्ट्रवाद की जो आरंभिक संकल्पना थी, जो देश प्रेम से, यानी कि दुनिया का अनमोल रत्न कहानी से शुरू होकर के जो बाद की रचनाओं में जिनकी अभी वहां तक जो आती है, तो उसके माध्यम से जो राष्ट्रवाद की जो उनकी अवधारणा उजागर होती है, वो राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है आज के सांस्कृतिक राष्ट्रवादी चिंतन में सुराग पैदा करती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि प्रेमचंद के उस लेखन को डिकोड किया जाए, प्रेमचंद के उस लेखन के नजदीक जाया जाए, जिससे कि आधुनिक राष्ट्र का चिंतन जो है उजागर होता है। कौन सी वो रचनाएं हैं? मैंने अभी नाम लिया उनके 1934 में लिखे गए लेख, क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं। उसी के साथ एक दूसरा लेख उनका पढ़ा जाना चाहिए, महाजनी सभ्यता और सांप्रदायिकता और संस्कृति। मैं ये तीन लेख, यानी इन तीन लेखों को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि इन तीन लेखों के माध्यम से प्रेमचंद की राष्ट्र की अवधारणा को समझा जा सकता है। यानी कि क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं लेख के माध्यम से जो भारतीय समाज का जो वर्णाश्रमी विभाजन था, ऊंच नीच का भेदभाव था, और वो भेदभाव महज एक छूत छात इसका ही नहीं था, वो एक शोषण का एक उपकरण था, शोषण का एक हथियार था। तो प्रेमचंद कहते हैं कि उसको जड़ मूल से उखाड़ फेंकना चाहिए। महाजनी सभ्यता, यानी लेकिन यह अधूरा, यानी कि खाली जो है वर्णाश्रम व्यवस्था को उखाड़ फेंकने से ही राष्ट्रवाद की परिकल्पना पूरी नहीं होती है। वो आने वाले समय को देख रहे थे, आने वाले दुनिया को देख रहे थे कि आने वाला युग जो है पूंजी का युग है। उस पूंजी के युग में जो शोषण की प्रक्रिया होगी, तो एक बड़ा बंटवारा जो है गरीब और अमीर का होगा।
है, पूंजी का और श्रम का होगा, तो पूंजी और श्रम के बंटवारे को वो महाजनी सभ्यता सरीखे लेख लिख करके उसे रेखांकित कर रहे थे। यहां यानी कि वर्ण से वर्ग तक की यात्रा। क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं? में वर्ण को उखाड़ फेंक करके वर्ण की केंद्रीयता को उजागर कर रहे थे, लेकिन वर्ण से वर्ग तक की यात्रा जो महाजनी सभ्यता के माध्यम से जो प्रस्तुत होती है, बिना उसको समझे हुए प्रेमचंद को के राष्ट्रवाद को नहीं समझा जा सकता। इसी के साथ जो उनका लेख है सांप्रदायिकता और संस्कृति, देखिए आज के समय में सांप्रदायिकता और संस्कृति का जो लेख है उसमें यह है कि सांप्रदायिकता सदैव जो है संस्कृति का खोल ओढ़ करके आती है। यानी कि उन्हें यह एहसास था कि जो है सांप्रदायिकता जो है अपने को ढकने के लिए संस्कृति का, तो आज वही स्थितियां हमारे सामने हैं। तो सांप्रदायिकता और संस्कृति लेख के माध्यम से, यानी कि भारतीय समाज एक वैविध्यपूर्ण समाज है जो विविध भाषाओं का है, विविध संस्कृतियों का है। उस समाज में यानी कि आज जिस तरह से एक अन्य की संकल्पना की गई है, जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग है, कि उसको उसकी शत्रु छब में ढाला गया है, तो प्रेमचंद को इस खतरे का एहसास था, इसलिए उन्होंने सांप्रदायिकता और संस्कृति लेख लिखा। तो इन तीनों लेखों के माध्यम से हम प्रेमचंद को सही संदर्भों में समझ सकते हैं। तो आज सबसे बड़ी एक जिसे कहा जाए कि जरूरत इस बात की है कि प्रेमचंद की एक झाड़ पोंछ कर साफ सुथरी एक सर्वोदयी छवि जिस तरह से पेश की जाती है, और जिससे कि उनके लेखन में जो एक हस्तक्षेपकारी विचार है, जिससे भारतीय समाज की समझ निर्मित होती है, जिससे स्वाधीनता आंदोलन की समझ निर्मित होती है, जिससे राष्ट्रवाद की समझ निर्मित होती है, वो लेखन प्रायः चर्चा से बाहर रहता है। जरूरत इस बात की है उनके इस लेखन को, जो कुछ लोगों के लिए परेशानी पैदा करता है। यही कारण है कि हिंदी में स्वाधीनता के बाद हिंदी के कुछ ऐसे लेखकों ने जिनके लिए कि वर्णाश्रमी बंटवारा, वर्णाश्रम व्यवस्था या वर्णाश्रमी व्यवस्था पर आधारित शोषण जो उनके चिंतन का हिस्सा नहीं था, बल्कि जो इसके पक्षधर थे, यानी कि जो पक्षधर का मतलब कि उन्होंने प्रकट रूप से तो वो आधुनिकतावादी थे, आधुनिक चिंतक थे, लेकिन उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्ष में लिखा। यानी मैं नाम लूं यहाँ, निर्मल वर्मा ने, निर्मल वर्मा आधुनिक लेखक है, और आधुनिक लेखक हो करके उन्होंने ये लिखा कि जो है वर्णाश्रम व्यवस्था एक प्रदत्त व्यवस्था है, एक दी गई व्यवस्था है, उसको मानने में ही जो है शुभ है, उसको मानना ही बेहतर है। ये उनकी स्थापना है। वो निर्मल वर्मा प्रेमचंद के संदर्भ में ये स्थापना भी दे रहे थे कि प्रेमचंद की परंपरा नाम की कोई आवश्यकता नहीं। यानी दोनों चीजों को एक साथ पढ़ने की जरूरत है। अगर खाली आप ये निर्मल वर्मा का लेख पढ़ें कि प्रेमचंद की परंपरा के नाम की कोई चीज नहीं है, जो कुछ भी है साहित्य की परंपरा है, और उस साहित्य की परंपरा में प्रेमचंद भी शामिल है, ये उनका स्थापना है। इसी के आधार पर गोदान का भी कुपाठ भी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेमचंद से मुठभेड़ उनके जीवन में भी हुई, उनके जीवन में भी उन्हें ब्राह्मण द्रोही, हिंदू द्रोही और इस तरह की बातें कही गई, और उनकी मृत्यु के बाद उनके लेखन से मुठभेड़ करते हुए, उनकी परंपरा से मुठभेड़ करते हुए भी प्रेमचंद की परंपरा को खारिज करने के प्रयत्न यहां तक किए गए हैं। यानी कि अज्ञेय हिंदी साहित्य का एक बड़ा नाम है। 1980 में जब प्रेमचंद का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, उस शताब्दी वर्ष के आयोजन में के दौरान प्रेमचंद ने अज्ञेय ने एक लेख लिखा, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। उस उपन्यास सम्राट जो स्मृति लेखा संग्रह में संग्रहित है, उस लेख में उन्होंने ये कहा कि प्रेमचंद के जिस भाषण को लखनऊ के प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना सम्मेलन का भाषण कहा जाता है या प्रचारित किया जाता है, वो भाषण प्रेमचंद ने दिया ही नहीं था। उन्होंने ये कहा कि प्रेमचंद जो है, यानी अज्ञेय स्वयं लखनऊ के उस 1936 के सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने ये
ये लिखा कि प्रेमचंद अपना भाषण लिख करके तो ले गए थे, लेकिन वो भाषण उन्होंने वहां पढ़ा नहीं, वहां वो जो है आशु वक्तव्य उन्होंने दिया, जबकि यह बात गलत है। यानी कि उस 1936 के प्रेमचंद के प्रगतिशील लेखक आंदोलन की पूरी रिपोर्ट पर आधारित किताब लिखते हुए प्रगतिशील लेखक संघ के जो उस समय के महासचिव थे सज्जाद जहीर, उन्होंने उस किताब में बहुत ही एक जिसे कहा जाए कि दर्शात्मक तरीके से, बहुत चाक्षुष तरीके से इस बात का वर्णन किया है कि प्रेमचंद को वो पूरा वक्त पढ़ने में 40-45 मिनट के आसपास लगा, और वो उन्होंने ये भी लिखा कि वो भाषण जो है थोड़ा सा एक साहित्यिक उर्दू में लिखा हुआ था। साहित्यिक उर्दू में लिखे होने के कारण कुछ लोगों के को समझ में उस तरह से नहीं भी आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद हाल में जिस तरह की शांति थी, जिस तरह का था, और लोगों के चेहरों के जो हाव भाव थे, तो उससे लग रहा था कि किस तरह से उस भाषण को, यानी कि एक पूरे एक लंबे प्रकरण में उन्होंने, सज्जाद जहीर ने इसका वर्णन किया है कि किस तरह से प्रेमचंद उस लिखित भाषण को पढ़ रहे थे। सवाल यह है कि आज्ञा को क्या जरूरत आ पड़ी कि वो ये नकारे कि प्रेमचंद ने भाषण पढ़ा ही नहीं था। आज्ञा ने स्वयं लिख दिया है अपने उस लेख में कि वो इसलिए नहीं पढ़ा था कि प्रेमचंद को यह एहसास हुआ बाद में, यानी लिख तो लिया था उन्होंने, उनको यह एहसास हुआ कि हमारे इस भाषण का दुरुपयोग होगा बाद में, यानी कि प्रगतिशील लेखक बाद में इसका दुरुपयोग करेंगे। यानी जो प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक संघ की शाखाएं बनाने में रुचि ले रहे थे, जो सज्जाद जहीर और प्रेमचंद के बीच का पत्राचार है, इससे ये बात उजागर भी है पूरा। तो अब प्रेमचंद से कौन डरता है? प्रश्नांकित की बात नहीं, प्रेमचंद को प्रश्नांकित किया जाना चाहिए, लेकिन प्रेमचंद की परंपरा को खारिज करना, प्रेमचंद के लेखन से मुकर जाना, प्रेमचंद के लेखन के या कोई भाषण अगर है तो उसके अस्तित्व से ही इनकार करना, इससे कौन डरता है? इससे उन लोगों को डर लगता है जो जिन्हें डर इस बात का है कि अगर प्रेमचंद की परंपरा, जो कि हुआ है, प्रेमचंद की परंपरा साहित्य की मुख्य धारा की परंपरा बन जाएगी, तो जो साहित्य की, हिंदी की जो अभिजन धारा है, वो अभिजन धारा जो है वो हाशिए की धारा हो जाएगी, और प्रेमचंद का जो साहित्यिक लेखन है, जो वैचारिक चिंतन है, वो समाज को अग्रगामी दिशा देने वाला लेखन सिद्ध होगा। तो ये लेखन की दो दृष्टियां हैं, और इन्हीं दो दृष्टियों में राष्ट्रवाद के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रश्नांकन प्रेमचंद के लेखन के माध्यम से हो सकता है, निर्मल वर्मा और अज्ञेय के लेखन के माध्यम से नहीं हो सकता है। तो ये साहित्य की इस धारा को भी समझने की एक आवश्यकता है। तो आज जब इतने बड़े अंतराल के बाद और इस चुनौतीपूर्ण समय में हम स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हम प्रेमचंद को याद कर रहे हैं, तो प्रेमचंद को याद करते हुए, उनके लेखन को याद करते हुए हम स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों को याद करते हैं, क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों से ही हमारे संवैधानिक मूल्यों का निर्माण हुआ। हमारा संविधान, जिसकी की नीति निर्देशक जो तत्व हैं, वो हमारे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के मूल्य उसमें समाहित है। तो आज जब संवैधानिक जनतंत्र खतरे में है, अभिव्यक्त की आजादी खतरे में है, और एक आधुनिक राष्ट्र के बरक्स एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चुनौती हमारे सामने दरपेश है, तो इन संदर्भों में प्रेमचंद के लेखन को जो है सही संदर्भों में पहुंचना, समझना, उस पर विचार करना, मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। और आज की इस बातचीत में कई बातों का मैंने उल्लेख किया, बहुत से प्रसंग आए, लेकिन प्रेमचंद का वैचारिक लेखन, साहित्यिक लेखन इतना विशाल है कि इतने कम समय में बहुत से बिंदु छूट जाते हैं, सारे बिंदुओं की चर्चा नहीं हो पाती है। तो मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद के राष्ट्रवाद, उनके राष्ट्र की अवधारणा जो है आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा थी, और वो कहीं जो है आज का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उससे मुठभेड़ करती हुई अवधारणा थी। तो प्रेमचंद की
के लेखन के माध्यम से, उनके वैचारिक हस्तक्षेप के माध्यम से हम जो है राष्ट्र की अवधारणा और आज के जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चुनौती है उसको भी समझ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद सर। उनकी पहली कहानी सूर्यवतन कहानी संग्रह से लेकर के अब तक कफन तक की बात आपने कही, एक एक प्रसंग आपने रखा, और जिस तरह से आज प्रेमचंद को संकुचित किया जा रहा है, सर एक प्रश्न है, प्रेमचंद परंपरा के अंतर्गत या उनके लेखनी के जैसा अन्य किन किन लेखकों को रखा जा सकता है जो उनके विषय व समस्याओं को लेकर अपने उपन्यास या लेखनी के माध्यम से उजागर करते हैं? ये प्रश्न बलवंत कुमार जी का है। ठीक। दरअसल प्रेमचंद की परंपरा जो है उनके समय में ही और उनके बाद, यानी कि उनके समय में हम देखें तो ये बहुत बड़ा नाम है, राहुल सांकृत्यायन का। तो राहुल सांकृत्यायन का लेखन जो है, यानी कि वो प्रेमचंद के समय में ही लिख रहे थे उनका लेखन, यानी कि प्रेमचंद के समकालीन थे, और प्रेमचंद का तो कम जीवन मिला, राहुल तो बाद तक रहे। तो राहुल सांकृत्यायन का भागो नहीं बदलो हो, गंगा से वोल्गा हो, या सतमी के बच्चे उनका कहानी संग्रह हो, या तुम्हारी छह जो उनका जो लेखों का जो संग्रह है, रामराज और मार्क्सवाद, ये सारा लेखन जो है राहुल सांकृत्यायन का लेखन, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम मैं अगर प्रेमचंद के समकक्ष उनकी परंपरा से जोड़ूंगा तो वो राहुल का है। दूसरा नाम, एक बड़ा नाम, वो यशपाल का है। यानी कि प्रेमचंद की परंपरा के सबसे बड़े लेखक, यानी कि जो यशपाल भी जो है वो उनका लेखन भी पराधीन भारत के दौरान ही हुआ था। वो तो क्रांतिकारी आंदोलन में भी शामिल थे और जेल से ही छूट के उन्होंने कहानियां लिखी और बाद में उपन्यास लिखे। झूठा सच जैसा विभाजन पर लिखा हुआ उपन्यास है। तो उनकी चिंता, उन्होंने प्रेमचंद की परंपरा को विस्तृत किया और विस्तार दिया। बाबा नागार्जुन बहुत सशक्त नाम है। बाबा नागार्जुन का उपन्यास बलचन्मा, यानी कि बलचन्मा जो है, मैं समझता हूं कि प्रेमचंद ने होरी को जहां छोड़ा था उसके आगे की कहानी कहता हुआ बलचन्मा। यद्यपि बलचन्मा का जो कथा समय है वो 1936 के समय का, यानी कि उसी समय का है जिस समय उन्होंने प्रेमचंद ने गोदान जहां खत्म किया था, उसी समय की कहानी जो है बलचन्मा कहता है, लेकिन प्रेमचंद की परंपरा का विस्तार है। एक दूसरा नाम, यानी स्वाधीनता के बाद के लेखक का लेखन का अगर हम नाम लें तो मार्कंडे, यानी कि बहुत से लोग जो है प्रेमचंद को ग्राम्य परंपरा के साथ जोड़ते हैं। प्रेमचंद के लेखन में गांव और शहर का ये विभाजन नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद की जो समूची संवेदना थी, जो लेख की प्रतिबद्धता थी, वो सारा का सारा जो है वो एक, जिसे कहा जाए, एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। उसमें गांव भी शामिल है, उसमें शहर भी शामिल है, लेकिन कुछ लोग उनको ग्रामीण चेतना का लेखक कर करके संकुचित कर देते हैं और कहते हैं कि वो पिछड़े समाज के लेखक थे, यानी कि बीते समय के लेखक थे। ईलाचंद जोशी ने इस बारे में लेख ही लिखा था, प्रेमचंद से 100 बरस आगे, यानी अपनी पीढ़ी को कहा कि प्रेमचंद के 100। मैं ये नाम ले रहा हूं मार्कंडे का। तो मार्कंडे ने स्वाधीन भारत में जो कहानियां लिखी हैं, वो कहानियां जो हैं ग्रामीण जीवन की कहानियां हैं, यानी कि ग्राम्य जीवन को एक जहां प्रेमचंद ने छोड़ा था, उस ग्राम जीवन को जो है मार्कंडे ने अपनी कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया, और जो अंतर्विरोध है और उसमें दलित चेतना भी शामिल है। यानी कि मार्कंडे ने बाद में हलयोग जैसी कहानी लिखी, यानी हलयोग में जो है एक दलित अध्यापक किस तरह से जो है प्रताड़ित किया जाता है, तो इसकी कहानी उन्होंने लिखी। तो मार्कंडे का एक लेखन है। और देखिए, एक समूची परंपरा है, उस समूची परंपरा में बिना शहर और ग्रामीण का विभाजन किए हुए एक लंबा, यानी कि आप अमरकांत का नाम लीजिए, भीष्म साहनी का नाम लीजिए, संवेदना के रूप में ये सारे लोग जो है प्रेमचंद की परंपरा में शामिल किए जा सकते हैं। तो नाम तो बहुत से हैं, और प्रेमचंद की परंपरा एक, मैं ये मानूंगा और मैं कहूंगा कि साहित्य की मुख्य परंपरा है। धन्यवाद सर।
सर सारी बातों को आपने समेटा सर, शुरुआत से लेके। सर मेरा भी एक प्रश्न रहा सिर्फ इसमें, आपने रेणु का नाम इसमें नहीं लिया, क्या रेणु प्रेमचंद की परंपरा में नहीं आते? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बहुत सही आपने सवाल उठाया। मेरे दिमाग में नाम आया था, वह नाम आते आते रह गया। रेणु प्रेमचंद की परंपरा में किस तरह शामिल है, तो अभी शायद परिचय में मेरी किताब उपन्यास और देश का नाम लिया गया है यहाँ पर। तो उपन्यास और देश का जो पहला लेख है वो मैलांचल पे है विस्तार से, और हमने ये पूरा विमर्श प्रस्तुत किया कि किस तरह से कुछ मार्क्सवादी आलोचकों ने जो है रेणु को प्रेमचंद की परंपरा से बाहर किया है, लेकिन रेणु और मैलांचल प्रेमचंद की परंपरा का विस्तार है। ये हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से लिखा, और रेणु को मैं प्रेमचंद के बाद एक आगे बढ़ा हुआ कदम मैं मानता हूं, और उन्होंने प्रेमचंद की परंपरा का विस्तार किया, तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और वो नाम जो है मैंने अपने उस लेख में भी लिखा, वो नाम उसमें शामिल है। मैं इसका नाम लेना चाहता था, छूट गया। बहरहाल वो मेरा वो लेख जो है उपन्यास और देश पुस्तक का, मैलांचल अगर आप पढ़िए, तो मैंने यही विमर्श किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के साथ हमने बहस की है कि प्रेमचंद की परंपरा से रामविलास शर्मा रेणु को क्यों खारिज करते हैं। यानी कि रामविलास शर्मा जी का जो एक चिंतन था, वो चिंतन ये था कि कोई सामाजिक अन्याय नाम की चीज नहीं है, कोई सामाजिक शोषण नहीं है, जो कुछ भी है ये वर्ग शोषण है। रेणु जो है प्रेमचंद की तरह सोचते थे कि ये जो सामाजिक असमानता है, सामाजिक असमानता को दूर किए बिना न आर्थिक समानता हो सकती है और न राजनीतिक समानता हो सकती है। ये रेणु का भी चिंतन था। रेणु ने स्पष्ट शब्दों में इसको कहा है, लेकिन क्योंकि रामविलास शर्मा की वर्गीय अवधारणा थी, वो ये कहते थे किसी का शोषण इस आधार पर नहीं होता है कि कौन किस जाति का है। रेणु ने मैलांचल के विमर्श में इसे शामिल किया है। तो ये रामविलास शर्मा की अपनी सीमा थी, रेणु की सीमा नहीं थी। रेणु प्रेमचंद परंपरा के सशक्त उत्तराधिकारी थे। ये रामविलास शर्मा की सीमा थी कि उन्होंने रेणु को प्रेमचंद की परंपरा से बहिष्कृत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वर्तमान समय में प्रेमचंद जैसा निर्भीक लेखक कोई आपको दिखता है सर, ऐसा कोई जो लगता है कि प्रेमचंद ऐसा लिख रहे हैं आज के समय में? देखिए, ऐसा है, प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन के लेखक थे, पराधीन भारत के लेखक थे, और उस समय जो चुनौतियां थी, देखिए हमें ये स्वीकार करना चाहिए, वो सरकारी नौकरी छोड़ दी थी उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में। यानी गांधी के आह्वान पर 1921 में उन्होंने अपनी नौकरी जो है छोड़ दी थी, यानी कि सुख सुविधा का त्याग किया। तो एक समर्पण था। और आज का जो लेखन है, ये वर्तमान दौर का लेखन है, वो देखिए लेखक अमूमन अधिकतर मध्य वर्ग से आता है। प्रेमचंद भी मध्य वर्ग से ही आए थे, मतलब एक नौकरी पेशा वर्ग के थे। तो उस जमाने में जिसे मध्य वर्ग कहा जा सकता था, उस वर्ग के थे वो। आज लेखकों की अधिसंख्या जो है मध्य वर्ग की ही है। आज की कठिनाई यह है कि मध्य वर्ग से लेखक आता तो है, लेकिन जो एक वर्ग और वर्ण से मुक्त होकर के जो लेखन करने की अवधारणा है, उस अवधारणा को वो जो है स्वीकार नहीं कर पाता। यानी कि वो मध्य वर्ग से आकर के मध्यवर्गीय मानसिकता के साथ आता है। प्रेमचंद का जो सबसे बड़ा अवदान था, जो जितने मैंने नाम लिए, वो प्रेमचंद ने जो वर्ण और वर्ग से मुक्त होकर के जो लेखन किया, जो लेखन की धारा की, वो प्रेमचंद के बाद कुछ समय तक तो परिलक्षित हुई, लेकिन बाद के समय में, खासकर आज के समय में, वर्ण और वर्ग से मुक्त होकर के लेखन की और समर्पित लेखन के भाव की वो धारा आज जो है थोड़ी कम हो रही है, थोड़ी विलुप्त हो रही है। तो मैं नहीं कह सकता कि प्रेमचंद सरीखा कोई आज के संदर्भ, लेकिन टुकड़े टुकड़े में लोग देखिए लिख भी रहे हैं, थोड़ा हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। जितनी बड़ी संख्या में हस्तक्षेप करना चाहिए, जितनी बड़ी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का बरक्स हमारा हिंदी लेखक जो है, मैं समझता हूं कि थोड़ा सा जोखिम के इलाके का लेखन नहीं कर रहा है और उससे बचता है। ये हमें स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने इस मंच को बहुत समय दिया और कई प्रश्न हैं सर जो लगातार आ रहे हैं कि आपने कह ही दिया कि विमर्शों का कोई अंत नहीं है और इतने कम समय में प्रेमचंद पे सारी बातें कह देना भी संभव नहीं है। प्रेमचंद का साहित्य हाँ बहुत विशाल है और प्रेमचंद को हमने कई संकुचित मायनों में पढ़ा है सर। उसके बाद उसको आगे पढ़ने की श्रेणी हमारी नहीं रही है या हमने उसको देखना ही नहीं चाहा और आज जो उन पे विचार हो रहे हैं वो विचार कहीं ना कहीं सीमित है और उनको हर जगह से काटने का प्रयास हो रहा है। आपने कह भी दिया कि उनको दलित विरोधी कहा जा रहा है, लेकिन उस जमाने में सिलिया का जो संदर्भ रहा सर आपने उठाया कि तुम हमें ब्राह्मण तो नहीं कर सकते लेकिन हम तुम्हें दलित तो कर सकते हैं। ये उस जमाने का 36 का प्रश्न है सर, जो आज भी ऐसा संभव है। आज भी वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं कटी नहीं है। लोगों के मन में लोग कितने भी बड़े पद पे क्यों ना चल जाए लेकिन अपनी जाति बिल्कुल। नहीं भूलते हैं। तो 36 का दौर रहा हो, आज 2023 का दौर है। समय बदला है हाँ लेकिन जो परिभाषा रही है वो 10 की 10 बनी हुई है। तो उस जोखिम को आज कोई उठाना बिल्कुल नहीं चाहता है। हाँ, देखिए प्रेमचंद की प्रासंगिकता या प्रेमचंद की हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? प्रेमचंद की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि प्रेमचंद ने अपने समय अपने समाज की जिन चिंताओं को अभिव्यक्त किया था, आज इतने वर्षों बाद भी, इतने बदलावों के बाद भी, गांव भी बहुत कुछ बदला है, इस सब के बावजूद जो है वो समस्याएं मूल रूप में आज भी उपस्थित है। यानी कि वो दलित का प्रश्न हो, वो स्त्री का प्रश्न हो, वो किसानों को अपनी उपज का जो है मूल्य न मिलना, उसका लाभ न मिलना, या अल्पसंख्यक यानी जो मुस्लिम प्रश्न को जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया था, वो सारे प्रश्न जो है अपने मूल रूप में आज भी उपस्थित हैं। इसलिए प्रेमचंद आज प्रासंगिक और हस्तक्षेपकारी लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। अच्छा होता कि प्रेमचंद की आज के समय में समस्याएं बदल गई होती, आज का भारत आधुनिक भारत होता है और न दलित का शोषण होता, स्त्री भी मुक्त होती और किसान को भी अपने उपज का वाजिब मूल्य मिलता और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भी ये भेदभाव ये न होता, ये बेहतर होता। और ये सब स्थितियां होती तो प्रेमचंद अगर प्रासंगिक न भी होते, हम उनको एक स्वाधीनता आंदोलन के लेखक के रूप में उनको पढ़ते, उनको विश्लेषित करते। लेकिन आज के संदर्भों को समझते हुए हमें बार बार प्रेमचंद के पास वापस आना पड़ता है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ जयराम पासवान जी ने एक लिखा है कि धर्मवीर ने प्रेमचंद पुस्तक लिखी, प्रेमचंद की नीली आंखें। तो भाई धर्मवीर जी, डॉक्टर धर्मवीर ने सामंत का मुंशी लिखा था और सामंत का मुंशी के बाद प्रेमचंद की नीली आंखें लिखी थी, बड़ी मोटी पुस्तक है। उस प्रेमचंद की नीली आंखों में कम से कम 60-70 पन्नों में विस्तृत में मेरा काफी उल्लेख है। मुझसे बहुत बहस भी की हुई थी उस पुस्तक के अंदर बहस है। और उस पुस्तक के संयोग की बात यह थी कि उस पुस्तक का प्रेमचंद की नीली आंखें का विमोचन जब दिल्ली पुस्तक मेले में हुआ था, मैं दिल्ली पुस्तक मेले में गया था तो धर्मवीर जी मिले, उन्होंने पकड़ लिया मुझको, वाणी प्रकाशन से, वाणी प्रकाशन के स्टॉल पे ले गए। उन्होंने कहा इसका विमोचन है और आपको रहना है, यानी मुझे जबरदस्ती उसमें शामिल किया। तो तात्पर्य कहने का ये है कि एक डॉक्टर धर्मवीर की अपनी एक बहुत एकांगी सोच थी और प्रेमचंद का सम्यक मूल्यांकन करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं थी और उनका विमर्श जो है तयशुदा विमर्श था। उस तयशुदा विमर्श में वो स्त्री को लेकर के, और मैंने उसका जवाब भी दिया। अभी यहाँ पर आपने शुरू में मेरी किताब का नाम लिया विवाद एवं हस्तक्षेप, तो उसमें 2 लेख हैं, एक कुपाठ और विरोध के शोर में प्रेमचंद और एक लेख है कि प्रेमचंद के निंदक। तो जो प्रेमचंद के निंदक लेख है उसमें मैं धर्मवीर के सारे सवालों का मैंने जवाब दिया है, तथ्यों के साथ दिया है कि किस तरह से आधे अधूरे उदाहरणों के द्वारा वो प्रेमचंद की छवि को विकृत कर रहे हैं। तो धर्मवीर, देखिए धर्मवीर को मैं बहुत पढ़ा लिखा और एक बेहतर चिंतक में मानता रहा हूँ। और उन्होंने जो कबीर के बारे में जो लिखा तो वो उनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। उन्होंने कुछ नए सवाल उठाए, लेकिन प्रेमचंद पे आते आते वो भटकन के शिकार हो गए। भटकन क्या है? वो एक
तयशुदा, मैं उसको भटकन भी नहीं कहता, कि तयशुदा इरादों से उन्होंने प्रेमचंद को पूरा पाठ न करते हुए प्रेमचंद की रचनाओं से, वो मतलब उनकी दिलचस्पी बहस करना, और बहस करने के बाद जो है लिखना, यानी उनकी प्रक्रिया क्या थी? उनकी प्रक्रिया लेखन की ये थी कि प्रेमचंद के बारे में कोई एक लेख कहीं अखबार में छप जाए, कहीं किसी पत्रिका में छप जाए, तुरंत उसको ले लेते थे और उसका जवाब वो तैयार करते थे। उस जवाब के रूप में उन्होंने पुस्तक पूरी तैयार कर दी। उसी क्रम में उन्होंने मेरा बहुत उल्लेख किया और ये करका। तो मैं धर्मवीर को प्रेमचंद का गंभीर अध्येता नहीं मानता, कबीर का गंभीर अध्येता मैं मानता हूँ। इसलिए वो एक तयशुदा इरादों के साथ लिखी हुई किताब है, और इसीलिए प्रेमचंद की नीली आंखों को लेकर के कोई गंभीर विमर्श नहीं हो सकता और कोई चर्चा नहीं हो सकती। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम जितने भी प्रश्न प्रस्तुत हुए थे और जितने भी मन में प्रश्न आए थे सर, आपके वक्तव्य ने उसको पहले ही खत्म कर दिया था। फिर भी जिज्ञासाओं का कोई अंत होता नहीं है, और कई बार जवाब ही सवाल तैयार करते हैं। तो अगली बार सर जब भी हम आपको बुलाए सर मंच पे सर, एक नया विमर्श, एक नया विषय, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत समय हमने लिया। हमारे श्रोता जरूर ही इससे लाभान्वित हुए होंगे कि इनको सुनकर के प्रेमचंद को एक नए तरीके से देखने का नजर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ संवाद करके, आपके मंच पर आकर के, और इस तरह के विमर्श होते रहने चाहिए। भविष्य में जब कभी आप इस तरह के विमर्श में मुझे शामिल करना चाहेंगे, मैं सहर्ष इसमें शामिल होऊंगा। धन्यवाद साथियों।